तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। देखिए, हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दिया है। मैंने एक वीडियो डाला है क्वेश्चन पेपर के ऊपर और दो वीडियो डाला है आपका ये क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका यूनिट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। यूनिट 2 आज हम लोग करेंगे और यूनिट 2 और 3 एक साथ कर देते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में पढ़ना है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत में योगदान क्या है इसका। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र क्या है। पहला क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र क्या है। तो शुल्ब सूत्र प्राचीन भारतीय गणित का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है प्राचीन भारत के गणित का। ठीक है, जिसमें ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और शुल्ब सूत्र का उपयोग मुख्य रूप से यज्ञ वेदियों के निर्माण में किया जाता था। ठीक है, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय से मिलते जुलते आपको सिद्धांत में देखने को मिलते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट के बारे में सबको मालूम है। ठीक, और आर्यभट्ट के कारण ही बोला जाता है कि भारत की पहचान बढ़ी थोड़ा सा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा आर्यभट्ट कौन है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और आर्यभट्ट 499 ईस्वी में एक किताब लिखते हैं आर्यभट्ट ग्रंथ। ठीक है, आर्यभट्टयम या आर्यभट्ट ग्रंथ अपने ही नाम पे लिखे हैं ये। उन्होंने दो चीज़ों की खोज की। उन्होंने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने ग्रहों के वैज्ञानिक व्याख्या की, साथ में शून्य की खोज की भी। ठीक है, आर्यभट्टी ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो ये आर्यभट्ट खुद है। आर्यभट्ट गणित और खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें अंक गणित, बीज गणित तथा ग्रहों की गति का वर्णन किया है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। देखिए, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के गणित में नियमों में विकास किए हैं। जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेस हैं उसका विकास किया है। ठीक है, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के गणितीय नियम का विकास किया इन्होंने। ब्रह्मगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ये किताब के लेखक कौन है, ब्रह्मगुप्त, में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के उपयोग के नियम स्पष्ट किए हैं, जो आधुनिक गणित की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगला है भास्कराचार्य किस विषय के लिए प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो भास्कराचार्य गणित और खगोल विज्ञान के ये कहे जाते हैं। भास्कराचार्य ने एक किताब लिखी है लीलावती। ठीक है, लीलावती तथा बीजगणित जैसे सिद्धांत इसमें जो है वर्णन किया गया है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण तथा ग्रहों की गति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार भी प्रस्तुत किए हैं। आगे देख लेते हैं लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपको किताब का नाम और उसके राइटर का नाम याद रखना है। ठीक है, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य लीलावती ग्रंथ के रचयिता हैं। लीलावती ग्रंथ का प्रसिद्ध ग्रंथ है और जिसमें अंक गणित, मापन, मेजरमेंट और गणितीय सॉल्यूशन के बारे में वर्णन किया, आपको वर्णन किया हुआ मिलेगा। खगोल विज्ञान क्या है। एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है इंग्लिश में खगोल विज्ञान। तो आकाशीय पिंड, ग्रह, तारों, ठीक है, और ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल विज्ञान कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, ज्योतिष क्या है। एस्ट्रोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र, इसका क्लास भी होता है। ठीक है, बीए इन एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए, ग्रहों के बारे में, नक्षत्र की स्थिति के आधार पर मानव जीवन और घटनाओं का अध्ययन ज्योतिष कहलाता है। देखिए, भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, मतलब सॉरी यार सनातन धर्म में विवाह हो गया, ठीक है, और घर हो गए, यज्ञ हो गया, ठीक है, ये सब जो है ग्रह और नक्षत्रों के आधार पे किए जाते हैं। किस दिन पे किया जाएगा, किस दिन पे नहीं किया जाएगा। ओके, सूर्य सिद्धांत क्या है। सूर्य सिद्धांत प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
इस ग्रंथ में ग्रहों की गति, समय की गणना, ग्रहण कब लगेगा, ठीक है, पृथ्वी की परिधि तथा खगोलीय गणनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। कभी चंद्र ग्रहण, कभी सूर्य ग्रहण, ये सब सूर्य सिद्धांत में मिलता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की गति और ग्रहण की स्थिति पता चलता है इससे। अगला आ जाता है आयुर्वेद का अर्थ क्या है। देखिए, आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ, ये जीवन का विज्ञान कहा जाता है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका उद्देश्य रोगों का उपचार ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन और दीर्घ आयु प्रदान करना है। चरक कौन थे? महर्षि चरक। देखिए, ये एक डॉक्टर थे, मतलब प्राचीन जमाने में वैद्य कहा जाता था। तो प्राचीन भारत के महान आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद के ये आचार्य थे। चरक संहिता के रचयिता भी माने जाते हैं। एक किताब है चरक संहिता। अगर कोई आयुर्वेद में MBBS करते हैं, MBBS इन आयुर्वेद, तो चरक संहिता उनको पढ़ाया जाता है। चरक संहिता की किताब का मैंने रिव्यू भी किया है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे 2 लाख प्लस व्यूज़ भी है। आप अगर देखना चाहेंगे तो सर्च कीजिएगा। किताब के बारे में मैंने दिखाया है किस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सुश्रुत किस लिए प्रसिद्ध है? तो महर्षि सुश्रुत जिससे चरक आयुर्वेद के आचार्य थे, ठीक, उसी तरह से सुश्रुत शल्य चिकित्सा के आचार्य थे। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है इनको। ठीक है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सर्जरी मतलब जिसमें काट फाड़, चीर फाड़ कहा जाता है शरीर का। ठीक है, सुश्रुत संहिता में लगभग 300 से अधिक शल्य क्रियाओं तथा 120 से अधिक जो शल्य चिकित्सा के जो औजार होते हैं, उपकरण, उनके बारे में बताया गया है। त्रिदोष क्या होता है? तो देखिए, आयुर्वेद में त्रिदोष होता है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों दोषों का संतुलन शरीर का आधार है। असंतुलन होने पर विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वात, पित्त और कफ को संतुलित रखना चाहिए शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य किस पर आधारित है? तो हमारा जो स्वास्थ्य है वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित है। आयुर्वेद के अनुसार माने तो त्रिदोष संतुलित रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर, मन और इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं और व्यक्ति निरोग जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो मेहरौली एक जगह है जो कि दिल्ली में स्थित है। मेहरौली में एक लोहे का खंभा है, उसी को मेहरौली लौह स्तंभ कहा जाता है। माना जाता है कि यह 1600 वर्ष पुराना है और वह अभी तक जंग नहीं लगा है। सच में जंग नहीं लगा है। इससे ये पता चलता है कि हमारे प्राचीन जो निवासी थे, भारतीय निवासी, वो लोहे की मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक्स जानते थे बनाने की जो अभी तक जंग नहीं लगेगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, लौह स्तंभ किस कारण प्रसिद्ध है? तो लौह स्तंभ सदियों तक जंग न लगने के कारण यह फेमस है। नेक्स्ट, भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं? तो भारत में 3 प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं। एक नागड़ शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली और तीसरा है बेसर शैली। नागड़ शैली उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, द से द्रविड़, द से दक्षिण। ठीक है, और बेसर शैली नागड़ और द्रविड़ दोनों का मिला जुला रूप है। ओके, नेक्स्ट, पारंपरिक जल प्रबंधन क्या है? तो देखिए, जल प्रबंधन यानी कि वाटर का मैनेजमेंट करना। तो सिंपल सा आंसर है कि प्राचीन ज़माने में किस तरह से जल का मैनेजमेंट किया जाता था। ठीक है, जल के संरक्षण, संग्रहण एवं उचित उपयोग की प्राचीन भारतीय तकनीक को पारंपरिक जल प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, और प्राचीन काल में हम लोग तालाब बनाते थे, ठीक है, बावड़ी बनाते थे, कुएं बनाते थे, झीलें, और इन सब के माध्यम से हम लोग जल को इकट्ठा करके रखते थे कृषि के लिए। नेक्स्ट, भारत की एक पारंपरिक जल प्रणाली का नाम लिखिए। तो देखिए, बावड़ी। बावड़ी में क्या होता है कि आपने देखा होगा इस तरह से सीढ़ी बना होता है, देखें इस तरह से, और जिस तरह से पानी भरते जाता है ये पानी ऊपर ऊपर उठता ही जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बावड़ी होता है, आपने देखा होगा। हाँ, तो बावड़ी सीढ़ी नुमा जलाशय होता है जिसका उपयोग वर्षा जल संग्रह एवं पेयजल आपूर्ति या पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। राजस्थान, गुजरात में इसका बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड, बिहार में हम लोग कुआं बनाते थे, कुआं,
और तालाब। ठीक है, तालाब तो कृषि के लिए और नहाने के लिए, और पीने के लिए हम लोग कुआं का बनाते थे। ठीक है। टिकाऊ प्रौद्योगिकी क्या है? तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए पर्यावरण की रक्षा करे, टिकाऊ प्रौद्योगिकी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय गणित का सामान्य परिचय दीजिए, जिसमें शैलवसूत्र, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया गया है, एक एक करके आपको सभी चीज़ों के बारे में आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। चलिए मैं पहले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान, ज्योतिष तथा सूर्य सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ओके, तो इसमें खगोल विज्ञान, फिर आ जाता है हमारा ज्योतिष, देन आ जाता है सूर्य सिद्धांत, उसके बाद आ जाता है हमारा प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का महत्व। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आयुर्वेद का परिचय देना है, चरक, सुश्रुत तथा त्रिदोष सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। त्रिदोष में आता है हमारा वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो इसमें चरक का योगदान, सुश्रुत का योगदान, फिर आता है हमारा त्रिदोष जिसमें वात, पित्त, कफ और इसका महत्व। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन भारतीय धातु कर्म, वास्तुकला, लौह स्तंभ, मंदिर तथा पारंपरिक जल प्रबंधन में टिकाऊ प्रौद्योगिकी का योगदान बताना है। ठीक है, इसमें धातु कर्म, फिर आपको जानना है प्राचीन भारतीय वास्तुकला। ओके, अरे यार, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो टिकाऊ प्रौद्योगिकी और फिर महत्व। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है इसी का, प्राचीन भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन तथा टिकाऊ प्रौद्योगिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसमें जल प्रबंधन के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन अंतिम ये पहुँच जाता है कि प्राचीन भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान का मूल्यांकन करें। ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 से। ओके, तो देख लिए। अब इसके बाद फिर यूनिट 3 शुरू होगा, जिसमें आपका भारतीय भाषाई साहित्य परंपराएं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका डिटेल क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, तो 20 गो हम लोगों ने कर लिया था 1 मार्क्स वाले, अब हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय गणित, ठीक, विश्व का सबसे प्राचीन और समृद्ध गणित परंपराओं में से एक है। भारत ने विश्व का शून्य, दशमलव संख्या पद्धति और बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति का खोज किया है। ये अवधारणाएं भारत ने बनाई हैं, प्राचीन भारत में ही। प्राचीन भारत में गणित केवल संख्याओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उपयोग यज्ञ, वेदियों के निर्माण में, ठीक है, खगोल विज्ञान में, वास्तुकला में, पंचांग में और वैज्ञानिक गणनाओं में भी किया जाता था। शैलवसूत्र, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य ने इस परंपरा को विश्व स्तर तक प्रतिष्ठित किया। देखिए, अब आ जाता है शैलवसूत्र, ये एक किताब है। ठीक है, शैलवसूत्र वैदिक काल के गणित ग्रंथ हैं, जिनकी रचना 800 से 500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसके प्रमुख रचयिता थे बोधायन। अगर क्वेश्चन आएगा कि शैलवसूत्र के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर होगा बोधायन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे बोधायन हो जाएगा। फिर आता है हमारा आपस्तंभ, ठीक, कात्यायन एवं मानव का नाम लिया गया। बोधायन ही काफ़ी है। इन ग्रंथों में ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में अनेक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना की जाती थी। बोधायन शैलवसूत्र में पाइथागोरस प्रमेय के समान सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जो यह सिद्धांत सिद्ध करता है कि भारत में ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री का बहुत पहले ही विकास हो चुका था और अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था। आर्यभट्ट सब कोई जानता है। ठीक है,
आर्यभट्ट, इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, 550 में इनका डेथ माना जाता है। ठीक है, तो भारत के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 499 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है आर्यभट्टय, इनकी रचना की। आर्यभट्ट ने पाई का मान लगभग 3.1416 बताया, जो कि आधुनिक मान के अत्यंत निकट है। उन्होंने त्रिकोणमिति में ज्या यानी कि साइन की अवधारणा दिया है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को विकसित किया। यह सिद्धांत सिद्ध करता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रह की वैज्ञानिक व्याख्या की, वैज्ञानिक कारण बताया कि भैया अगर सूर्य, चंद्रमा, ये हमारा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक जगह पे आते हैं तो ग्रहण लगता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक टेक्निक से बताया कि ग्रहण किसी दैवी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी चंद्रमा की छाया के कारण होती है। फिर ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त स्फूत लिखा है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त स्फूत सिद्धांत ये किताब लिखा है। और उन्होंने पहली बार शून्य के साथ साथ ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर जैसे -1, -2 के साथ गणना के नियम स्पष्ट रूप से बताए। उन्होंने बीजगणित, रेखागणित तथा द्विघात समीकरण के समाधान पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके सिद्धांत बाद में अरब देशों के माध्यम से यूरोप पहुँचे और आधुनिक गणित के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आ जाता है भास्कराचार्य के बारे में। तो भास्कराचार्य क्या बोलते हैं कि प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे लीलावती, बीजगणित तथा सिद्धांत शिरोमणि है। ओके, फिर महत्व बताइएगा, लास्ट में निष्कर्ष। फिर खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ये सब हो गया। देखिए ये यूनिट 2 का है, मैं आपको PDF दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। यूनिट 3 थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मुझे बहुत सारा अभी वीडियो वगैरह डालना है ना, तो आप लोग को खुद ही पढ़ना होगा। मैं यूनिट 3 दिखा देता हूँ, यूनिट 3। ठीक, ये है यूनिट 3 और दोनों का PDF मैं एक ही साथ मर्ज करके दूंगा। दोनों PDF मिला के आपका 63 पेज का PDF होगा। पढ़ने में आपको 3 घंटा लगेगा। ठीक है, 3 घंटा भी नहीं लगेगा, 2 घंटा। तो 2 घंटा पढ़िएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, संस्कृत को किस नाम से जाना जाता है? संस्कृत को देववाणी कहा गया है। देववाणी यानी कि लैंग्वेज ऑफ द गॉड, भगवान की भाषा। ठीक है, संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। यह नहीं कि सबसे पुराना है, उनमें से एक से जो सबसे पुराने हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पाणिनि कौन है या पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के पितामह कहा जाते हैं या संस्कृत व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। पाणिनि भारत के महान व्याकरण आचार्य थे और ये संस्कृत व्याकरण के जनक जाने जाते हैं। उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी में लगभग 3959 सूत्र हैं। इसे विश्व का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अष्टाध्यायी एक व्याकरण की किताब है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण अगर आपको सीखना है तो पाणिनि के बारे में जानना ही होगा। अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? संस्कृत और व्याकरण। इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा के शब्दों, धातुओं एवं व्याकरण के नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि को रस सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला जाता है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का पिता कहा जाता है। नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य संगीत एवं नृत्य का प्रमुख ग्रंथ है। भारतीय काव्य शास्त्र का मुख्य आधार क्या है? तो रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। परंपरागत रूप से रसों की संख्या कितनी है? तो 9 प्रकार के रस हैं। इसमें कौन कौन है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, हास्य रस, ठीक है, भयानक रस और विभत्स रस,
अद्भुत रस, शांत रस, ये 9 प्रकार के रस हैं। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। वाल्मीकि को आदि कवि, फर्स्ट पोएट कहा जाता है तथा रामायण आदि काव्य माना जाता है। पहला ग्रंथ रामायण माना जाता है। ठीक है, रामायण से पहले कोई ग्रंथ नहीं माना जाता है। रामायण, ठीक है, द्वापर युग में हुआ था? नहीं, त्रेता में हुआ था। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग में शिव पार्वती और जितना भी था ना, लक्ष्मी गणेश, ये सब का कांड हुआ। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता में रामायण होता है, त्रेता में रामायण होता है, लव कुश कांड होता है त्रेता युग में। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत होता है, द्वापर में। ठीक, और फिर अभी चल रहा है कलयुग। कौन सा? कलयुग। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि कलयुग ही सबसे उत्तम युग है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कोई जात वर्ण व्यवस्था है, पहले वर्ण व्यवस्था होता था। ठीक है, ST SC यानी उनको तो छूने का भी अधिकार नहीं था ना। ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था। तो कलयुग उस दृष्टिकोण से सबसे उत्तम युग माना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत का एक खंड है, उसी को भगवत गीता भी बोलते हैं, जिसमें महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल 7 कांड है। कौन कौन सा? बाल कांड, ठीक, अयोध्या कांड। अच्छा, कांड मतलब आदमी बहुत गंदा समझता है कि कांड कर दिया है। ठीक है, तो कांड किसी मतलब गंदा काम नहीं होता है। कांड मतलब जो भी बड़ा चीज़ हो उसको कांड कहते हैं। ठीक है, तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है। अरण्य कांड मतलब जंगल में जब जाते हैं। फिर आता है किष्किंधा कांड, सुग्रीव से मिलन होता है। सुंदर कांड होता है, सुंदर युद्ध। ठीक है, सुंदर कांड, फिर उसके बाद युद्ध कांड, और लास्ट में उत्तर कांड। ठीक है, लवकुश कांड भी इसको बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो भगवत गीता भीष्म पर्व में माना जाता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक है, महाभारत का एक भाग है। भारतीय साहित्य में नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चरित्र निर्माण एवं नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक शिक्षा का मुख्य आधार है। संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा से विकसित एक क्षेत्रीय भाषा का नाम बताइए। तो संस्कृत से ही हमारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मराठी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, नेपाली भाषा, इन सब का संस्कृत से ही जन्म माना जाता है। भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत का क्या योगदान है? तो संस्कृत भारतीय भाषाओं की मूल एवं प्रमुख स्रोत भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं के शब्द, व्याकरण और साहित्य पर संस्कृत का गहरा प्रभाव पड़ता है। आदि कवि किसे कहते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि यानी कि फर्स्ट पोइट कहा जाता है। उन्होंने विश्व का प्रथम महाकाव्य रामायण लिखा है। अगला जाता है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य एक तरह से मतलब कि ग्रंथ। ठीक है, महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। अगला जाता है, पाणिनि का समय लगभग कब माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण पाणिनि, ठीक है, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है, ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, भारतीय काव्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र है, और इसके लेखक कौन है? भरत मुनि। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रामायण और महाभारत हमें क्या शिक्षा देती है? तो सत्य बोलो, धर्म की मार्ग पर चलो, कर्तव्य का पालन करो, त्याग की भावना लाओ अपने मन में, नैतिक जीवन की शिक्षा ये देते हैं। ओके, फिर यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ एक एक करके। पाणिनि के अष्टाध्यायी की रचना, विशेषताएं एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, और एक चीज़ है, ज्ञान सागर ऐप अगर आप में से कोई परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। 60 रुपया में आपको सभी पेपर का नोट्स मिलेगा 4 साल तक वहाँ पे, और इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्ञान सागर ऐप का। ठीक है, मैं बहुत बार बताया हूँ ऐप के बारे में, फिर भी आज एक बार बता देता हूँ। तो ये है हमारा ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर में भी अगर आप ज्ञान सागर सर्च करेंगे तो आपको ये PDF ऐप मिल जाएगा।
इंस्टॉल कीजिएगा, इस तरह से आएगा बिरसा मुंडा का फ़ोटो, फिर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जब ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम और फ़ोन नंबर डालना होगा। फर्स्ट नेम डालिएगा, मतलब पूरा नेम, सॉरी फुल नेम और फ़ोन नंबर, और फिर क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका OTP आएगा और ऐप खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज कर लेना है। 60 रुपया में आपका ये कोर्स परचेज हो जाएगा, 4 साल के लिए फ्री। ठीक, फिर ये कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो गया, देखिए लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग, फिर सेमेस्टर 1 में जाइए और जो भी पेपर देखना है देखिए। ओके, जैसे मान लीजिए आपको सेमेस्टर 1 में क्लिक किए, कोई पेपर देखना है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये PDF ओपन होना शुरू हो जाएगा। अगर PDF ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे, ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन पे। ओके, बाय दोस्तों, जोहार।